अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू नावल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करता वो अपनी धुन में कॉरिडोर से गुजर रहा था। हुलिये से वो कहीं से भी प्रोफेसर नहीं लग रहा था। ब्लैक पैंट पर लंबी ग्रे शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए गए थे, जिनसे काले टैटू से भरे सफ़ेद मजबूत वर्जिशी बाजू किसी बॉडी बिल्डर का तासुरात दे रहे थे। बाल माथे पर बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी बार बार उसको देखने पर मजबूर हो रहे थे, उसकी सहरंगेज शख्सियत के बिना पर। मुंह मुसलसल कुछ चबाने से हिल रहा था, जो उसके इर्द गिर्द से बेनियाज होने का अंदाज़ा दे रहा था। क्लास में दाखिल होते ही वो सीधा डेस्क पर आता, लैपटॉप खोलकर आज के लेक्चर के फाइल्स खोलने लगा। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर सारंग। जेसिका ने फ़ौरन से खड़े होकर जोश में उसे गुड मॉर्निंग विश की, जिसके जवाब में उसे इग्नोर किया। अपनी इतनी बेइज्जती पर सुर्ख शरा लिए बैठी, जबकि क्लास में खीखी की गूंज उठी, जिसे सारंग की एक सर्द नज़र ने बीच में ही घोट दिया था। क्लास की सेकंड लास्ट रो में बैठी वो यकटक एक हाथ गाल पर रखे उसको देख रही थी, बगैर किसी की परवाह किए। वो उसका रोज़ का मामूल था। जब से उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, ज़ोफ़ी अपने लेक्चर पर ध्यान दो, नहीं तो बाहर निकाल दी जाओगी, तुम बेहतर जानती हो। रिशा उसको बोलती जल्दी से अपने रजिस्टर पर झुक गई। जालिम, देखने तो दो, फ़कत यूनिवर्सिटी के सारे लेक्चर्स में ही यही तो एक लेक्चर है जो मैं गौर से सुनती हूँ। वो गहरी सांस भर के बोली थी। गौर से सुनती हो या देखती हो, जो भी हो, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो अब दोनों हाथ अपने दाएं बाएं गाल पर रखकर प्रोफेसर सारंग को देखती हुई बोली थी, जो व्हाइट बोर्ड पर लेक्चर लिखने के साथ उसके अहम पॉइंट्स एक्सप्लेन भी कर रहा था। ये तो तुम्हें सर ही बताएंगे, अभी जब सबके सामने तुम्हें क्लास से बाहर निकालेंगे। अरे यार, इसके लिए तो कुछ भी, फ़कत एक नज़र तो डाले मुझ पर। बेटा सब्र रख, सब्र, अभी देखना बस। लेक्चर देने के बाद वो बारी बारी सब स्टूडेंट से अपने दिए गए लेक्चर के मुतालिक सवाल करने लगा। सो मिस ज़ोफ़ी, बताएं आज के लेक्चर के बारे में। लेकिन प्रोफेसर, मैं कैसे बताऊं? क्या मतलब कैसे बताओ? क्या आपने लेक्चर नहीं सुना? तासुर में एकदम सर्दी आ गई थी। नहीं सर, क्योंकि मैं तो आपको देखने में ही मगन थी। वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती पलके झपक कर बोली थी। क्लास की सारी लड़कियां और लड़के हैरत से मुंह खोले उसे देखे गए। मिराल तो झुलस ही गई थी उसके इस अंदाज से, हिकारत से उसको और देखने लगी। सारंग के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई, जैसे ये उसके लिए मामूली की बात हो। मैं कोई सर्कस का जोकर नहीं जिसे आप देखने में ही मगन थीं। आप शायद भूल रही हैं कि मैं आपका टीचर हूँ, तो ज़रा उन लहजों से परहेज़ करें, नहीं तो मैं आपके मिनिस्टर बाप से तो बिल्कुल नहीं डरता, जिसकी धमकी आप प्रिंसिपल तक को देती हैं। वो वार्निंग देते हुए हिकारत से बोला था। कल आप उसके सारे लेक्चर की प्रेजेंटेशन बनाकर लाएंगी और क्लास में देंगी भी। कहते ही वो अपना लैपटॉप उठाता वहाँ से चला गया था। ज़ोफ़ी एक 20 साल की बिगड़ी हुई अमीरजादी, लेकिन दूसरी लड़कियों से ज़रा मुख्तलिफ। दरमियाने साइज़ के बॉब हेयर कट को पोनी में मुकीद किए, जो मुश्किल से कंधों तक ही आती थी। टाइट जीन्स पर रेड टॉप और ब्लैक लेदर जैकेट पहने वो घूर कर उसको देखने लगी, जो वहाँ से अब जा चुका था। फिर से काम, उफ, मेरी तो जान ही जाती है। कोई नहीं, मैं कौन सा करूँगी, करती है मेरी जूती। वो अपना बैग उठाती क्लास से भागकर निकली। मालूम था इस वक्त वो पार्किंग लॉट में ही होगा। ये उसका आखिरी लेक्चर जो था। अपनी बाइक के पास आते वो मुंह में बबलगम चबाता, हेलमेट पहनकर अभी बाइक स्टार्ट करता। ज़ोफ़ी जल्दी से भागकर उसके पीछे बेतकल्लुफ़ी से बैठी तो वो एकदम स्टिल होता, हैरान सा पीछे मुड़कर उसको देखने लगा। वो जी जान से मुस्कुराई। हेलो प्रोफेसर, क्या आप मुझे भी ड्रॉप कर देंगे प्लीज़? उसके बोलने पर, उसकी हरकत पर वो एक लाहत शदीद गुस्से में बाइक से नीचे उतरा। ये क्या बदतमीज़ी है? वापस नीचे उतरो। और उसे वार्न करता शदीद गुस्से में बोला था। लिफ्ट ही तो मांगी है प्रोफेसर, कौन सा दिल मांग लिया है? मुझे लिफ्ट तक नहीं दे सकते? देखिए ना, आज मेरा ड्राइवर भी नहीं आया है, बस ज़्यादा दूर नहीं है, प्लीज़ अपने स्टूडेंट की इतनी तो मदद कर सकते हैं आप। वो ढीठ बनती हुई उसकी बात को इग्नोर करती हुई मुँह बसोर कर बोली थी। जस्ट शट अप, मजीद कोई बहस नहीं, स्टे इन योर लिमिट्स। उसके बाजू से सख्ती से पकड़ता वो जारहाना अंदाज में बोला और बगैर उसकी तरफ देखे वहाँ से निकल गया था। उसका बाजू उसके सख्त गिरफ्त से सुर्ख हो चुका था। वो अपना बाजू सहलाती गुस्से से उसको जाता देखती रही। कितना भी भाग लो, छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं। वो अटल लहजे में खुद से बोलती अपनी कार की तरफ बढ़ गई।
अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर वो बेजारी से अंदर दाखिल हुआ, जो उसके ही लापरवाही की वजह से कबाड़ खाने का नज़ारा पेश कर रहा था। हर जगह खाली कैन और जंक फूड आइटम्स के बॉक्स यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से साफ़ सफाई ना की गई हो। अपने ओपन किचन का रुख करता वो फ्रिज से ऑरेंज ड्रिंक का कैन निकाल कर एक ही सांस में वही खड़े खड़े ख़त्म करता लापरवाही से उछाला, जो कि सीधा जाकर बदरंग से सोफे पर गिरा था और अपने कमरे के ऊपर बढ़ गया। कमरा भी किसी कबाड़ खाने से कम नहीं था। हर जगह चीज़ें यहाँ वहाँ फैली हुई थी। बेड पर पड़े सामान को एक ही हाथ में हटाता औंधे मुंह बेड पर गिर पड़ा। पे दर पे आने वाले इन मुसीबतों से तंग आ चुका था वो। न जाने ये जॉब अब कब तक उसके पास थी। हर जगह जहाँ वो जॉब करता था किसी न किसी मिसाइल में पड़ने से उसे वहाँ से निकाल दिया जाता था। अब ये नई स्टूडेंट उसके पीछे पड़ चुकी थी। वो भी मुझे अब मेरी इस जॉब से निकलवा कर ही दम लेगी। बेबसी से अपने तकिए पर मुक्का रसीद करता वो जब्त से अपनी मुट्ठी भींच गया था। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इर्द गिर्द गहरे सांस भरते अपने वॉलेट से एक तस्वीर निकालकर वो सुर्ख आंखों से उसका मौजूदा मुस्कुराती औरत को शिकायत करती नज़रों से देखने लगा था। सब आपकी वजह से हुआ है। काश आपने मेरी बात मान ली होती तो आज मैं दर ना भटक रहा होता। खैर, मैंने कौन सा हार मान ली है। जब तक मेरी बात ना मानी मैं भी अपने ज़िद से नहीं हटूँगा। अपनी नम आंखों को हाथ की पुश से साफ करता वो वजाहत और हुस्न से भरपूर इंसान हल्के से छोटे बच्चों की तरह ही लगा था। बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह ही लगा। अपनी ज़िद की वजह से वो अपने घर वालों से दूर अपने आप को और अपने घर वालों को इस औरत की वजह से अजियत से दो चार कर रहा था, जो उसी को किसी खातिर में न लाती थी। क्या मतलब मॉम और डैड बिजनेस टूर पर जा चुके हैं और मुझे अपनी इकलौती औलाद को बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। जोनी इस वक्त सख्त ख़राब मूड में थी और अब ये ख़राब उसे मज़ीद गुस्से से दो चार कर रही थी। खबर उसे मज़ीद दो चार कर चुकी थी। उसके पेरेंट्स हमेशा ऐसे ही करते थे उसके साथ, बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक। वो उसको तवज्जो और मोहब्बत कभी नहीं दे सके जो उसे चाहिए थी, जिसकी वजह से वो इस हद तक बिगड़ चुकी थी। और उसकी शिकायतें सुनने वाली शिकायतों अपने माँ बाप की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाती थी, डांट और सज़ा की सूरत में। वो गुस्से से वापस वहीं से पलटती घर से निकली। रुकिए बीबी, कहाँ जा रही हैं आप? देखें मेरी सुने। जबीन, इस घर की केयरटेकर हेड, बौखला कर उसके पीछे आ गई, मगर वो अपनी कार लेती जा चुकी थी। वो ताज्जुब से सर हिलाते वापस मुड़ गई। पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं, मुझे भी तो लेकर जा सकते थे, लेकिन नहीं, लेकर भी क्यों जाते? मैं तो वैसे ही अजाब हूँ ना इनके लिए। कार ड्राइव करते सख्त गुस्से में थी। और एक ही प्रोफेसर है, इतनी अमीर तरीन लड़की से लिफ्ट करवा रही है, लेकिन नहीं, नखरे ही नहीं ख़त्म होते जनाब के। किसी को मैं रास ही नहीं आती। हो न हो किसी को मेरी ज़रूरत है। खुद से बातें करती वो अब किसी बच्ची की तरह ऊंचा ऊंचा फूट फूट कर रोने लगी थी। आस्तीन से नाक अच्छी तरह से पोंछती वो इतनी सीरियस हालत में भी बहुत मजाक खेज लग रही थी। नाक रगड़ कर साफ करने से सुर्ख हो चुकी थी। देखना प्रोफेसर, खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी जोफ़ी नहीं। वो तसव्वुर में प्रोफेसर से बोली थी। अपनी अनगिनत सोचों में गुम हो जाने से उसकी कब आंख लगी उसे खबर ही नहीं हुई। अब फ़िलहाल फ्लैट का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकने पर वो आंख मलता हुआ उठकर रूम से निकला था। दरवाज़ा खोलते ही जैम को दरवाजे पर देखकर उसका मूड सख्त ख़राब हुआ। कह तो चुका हूँ इस वीक के एंड तक तुम्हें किराया मिल जाएगा। कब तक मैं तुम्हारा ये बहाना सुनूंगा? आखिर मैं तुम्हें बोल तो चुका हूँ, सच कह रहा हूँ, नहीं तो मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक देना। अब खुश? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये रेंट माफ़ कर सकता हूँ अगर तुम मेरी दी गई ऑफ़र कबूल कर लो तो। वो अभी भी अवेलेबल है। जैम मायने खेज नज़र से देखते हुए बोला था तो वो खुद को बामुश्किल उसको मारने से रोक सका। ये लास्ट वार्निंग थी, दोबारा मेरे सामने बकवास मत करना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में कहता वो दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर चुका था। जैम की बहन उसके पीछे पागल थी और जैम को अपनी बहन बहुत अजीज़ थी। वो उसे अपनी बहन को डेट करने की ऑफ़र तक कर चुका था, जिससे वो उसे बुरी तरह रद्द कर चुकने के साथ ही उसकी बहन को अच्छा खासा सुना भी चुका था। अपने बालों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर वो पागल हो चुका था। ये सब बर्दाश्त करते करते कि अचानक फिर से बैल होने पर वो इस बार शदीद गुस्से में दरवाजे को ओर बढ़ा और जैम को एक मुक्का रसीद करता कि दरवाजे पर अपनी उसी स्टूडेंट जोफ़ी को देखकर दंग रह गया और हवा में उठा हाथ वहीं रुक गया था। तुम यहाँ भी पहुँच गई? होश में आते ही वो उस पागल को देखते हुए बोला था जो शाम के वक्त उसके फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी अपनी पूरी बत्तीसी की नुमाइश कर रही थी।
तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? वो उसे यहाँ देखते हुए दांत पीसकर बोला था। अरे ये क्या तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? क्या आपके घर मेहमानों से ऐसा सलूक किया जाता है? और आप? वो अभी और कुछ भी बोलती कि वो झुंझला कर फौरन से उसके बाजू से पकड़ता अंदर खींच चुका था। फ्लैट का दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने इधर उधर नजरें मारी, कहीं किसी ने देखा तो नहीं। किसी को ना पाकर मुतमईन होता फौरन से दरवाज़ा बंद करता, उसे खींच कर लाया और अपने छोटे से लॉन्ज में लाकर उसका बाजू छोड़ा। इस बीच वो एहतजाज करती, झट पटाती अरे अरे करती रह गई। क्या प्रोफेसर, ये कैसा सलूक कर रहे हैं आप घर आए अपने स्टूडेंट से? वो अपनी कलाई सहलाते मुंह बसोरकर बोली थी। बाजू उसके कपड़ों से सुर्ख हो चुका था, उसके पकड़ से सुर्ख हो चुका था। ओ जस्ट शट अप, सीधे पॉइंट पर आओ, क्यों आई हो यहाँ? उसकी फजूल बातें अब उसका जब्त आजमा रही थीं। और एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? वो संजीदगी और करख्त लहजे में बोला तो वो झरझरी लेकर रह गई उसके गुस्से को देखकर। आपका पीछा करते हुए अब आप इतने भी भोले नहीं बने प्रोफेसर, किसी का एड्रेस लेना इतना मुश्किल भी नहीं है, और मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट देते हुए बोली थी। रही बात क्यों आई, तो आपको बहुत मिस कर रही थी तो आ गई, कंधे उचकाते बहुत आम लहजे में बोली, जिसे वो दोनों लूज़र हों। उसको जवाब देते वो उसके फ्लैट को देखती, इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। फ्लैट की हालत देखते पहले तो वो हैरतज़दा रह गई थी, फिर होठों को वाव की सूरत में गोल करती वो दाद देती नज़रों से देखने लगी। आपका फ्लैट तो बहुत खूबसूरत है। वो इर्द गिर्द उसके फ्लैट को देखते हुए बोली थी। कितना कुछ कॉमन है ना हम में प्रोफेसर, मैं भी अपने कमरे को ऐसे ही सजा कर रखती हूँ। वो क्या है ना कि मुझे भी आपकी तरह सफाई से बहुत एलर्जी है। वो पुरजोश होकर बोलती उसकी तरफ मतवज्जा हुई थी तो उसे देखता उसका जोश झाग की तरह बैठ चुका था। सारंग बहुत अजीब से अंदाज में उसको देख रहा था। उसकी आंखों की तपिश से जोफ़ी को अपना आप जलता हुआ महसूस हुआ था। उसकी सारी शौकी हवा हुई थी। वो आहिस्ता से एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता, उसको संजीदगी से देखता, उसके करीब आने लगा। उसके अब तक जोफ़ी की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो उसको यूं अपने करीब आता देखकर घबराहट का शिकार होने लगी। प्रोफेसर, क्या बात है? आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया? वो हकलाती हुई बामुश्किल हंसती हुई बोली थी। वो उसके करीब आता एक कदम के फासले पर रुक गया। उसकी आंखों में संजीदगी से देखता, झुका तो वो अपनी सांस रोकती सर पीछे हटा गई उसकी नज़दीकी पर, लेकिन नज़रें बगौर उसकी आंखों पर ही टिकी थीं। क्या तुम ये भी नहीं जानती हो कि मैं इस फ्लैट पर अकेला रहता हूँ, और तुम यहाँ वो भी इस वक्त बगैर कुछ सोचे समझे मुँह उठाकर चली आई? जानती भी हो यहाँ तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है? वो तंज़िया मुस्कुराहट से बोला था। जोफ़ी को इसकी गर्म सांसें अपने मुंह पर पड़ती महसूस हो रही थीं, जो इसको अजीब सा एहसास से दो चार कर रही थीं। मुझे आप पर यकीन है, वो हिम्मत करती बगैर किसी खौफ से बोली थी। क्यों? मुझ पर इतना यकीन क्यों है तुम्हें? लगता ही क्या हूँ मैं तुम्हारा? वो उसकी बात सुनता भड़क कर बोला था। अजीब चिपको लड़की है, बस मुझे भरोसा है। और क्या आपको नहीं पता मोहब्बत में लोग अंधे हो जाते हैं, तो बस यही समझ लें। वो आंखें टिपटिपाकर बोलती उसे जहर लगी थी। वो वापस सीधा होता गहरा सांस भरकर रह गया। क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? वो बेजार होने लगा था अब। बोला तो है मोहब्बत हो गई है आपसे, लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो उसकी बात सुनती चीख कर बोली थी। कोई नई बात करो, यहाँ आए दिन किसी न किसी लड़की को मुझसे मोहब्बत होती रहती है। वो आंखें घुमाकर बेनियाजी से बोला। तो वो उसकी बात सुनती रोने लगी, और अपनी आदत के मुताबिक रोते रोते वो ऊंचा ऊंचा मुंह खोलकर रोने लगी, बल्कि किसी छोटे बच्चों की तरह। सारंग की बेजारी अचानक हवा होने लगी। शौक में बदलती वो स्टिल होता उसको ऊंचा ऊंचा रोते हुए देख रहा था। उसने पहली बार किसी लड़की को यूं रोते देख रहा था। जाने क्यों बहुत अरसे बाद उसके लब एक लखत मुस्कुराहट में ढले थे। इससे पहले कि वो मुस्कुराहट कहकहों में बदलती, उसकी मुस्कुराहट फ़ौरन सिमटी जब उसके फ्लैट का दरवाज़ा धड़ धड़ बजने लगा। आप मायूस क्यों होते हैं? कुछ वक्त तक और इंतज़ार कर लें, वो हमारे पास आएगा। मुझे यकीन है हमारे सब्र का फल हमें ज़रूर मिलेगा। फरिया बेगम आंखों में आस और उम्मीद लिए जहांगीर साहब से बोली थी। आखिर कब तक बेगम, कब तक? आपका लाडला जिद में आकर उस धोखेबाज फरेबी औरत की वजह से अपने माँ बाप को इस उम्र में अकेला छोड़कर बाहर दर दर भटकता फिर रहा है, सिर्फ उस औरत के पीछे जो उम्र में भी उससे बड़ी है, और उस औरत की यकीन है मगर अपने बाप पर नहीं। वो बोलते बोलते अब हाँफने लगे थे। फरिया बेगम उनको जल्दी से कंधे से पकड़ती, बेड पर बिठाती, उनके लिए पानी लाई।
और खुद नम आंखों को दुपट्टे के पल्लू से साफ करने लगी। सांस बहाल होने पर वो निढाल से लहजे में उनको देखने लगी। मेरी सेहत अब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती बेगम, और ना ही मुझसे अब मज़ीद ऑफिस का काम होता है। मैं अब पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। बेटा न सही, भतीजे ही सही, वो संभाल लेंगे मेरे बिज़नेस को। एक ही बेटा था, वो भी माँ बाप को पराया कर गया। हाथ झलाते हुए वो खुद पर तंजिया हंसते हुए बोले थे। फरिया बेगम दुपट्टे का पल्लू होठों पर रखती रोने लगी थी तो जहांगीर साहब उन्हें नम आंखों से देखते अपने साथ लगा गए। पूरे घर में इस वक्त उन दोनों की सिसकियां मातम किना थीं, दिल को तड़पा कर रख देने वाली। चुप, एकदम चुप। खबरदार, अगर अब तुम्हारी ज़रा सी भी आवाज़ आई तो इस कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं खुद आकर ना कहूँ। अपना मजबूत मर्दाना टैटू से भरा हुआ हाथ उसके लगातार चलते मुंह पर रखता वो वार्न करने वाले अंदाज में बोला था। वो आंखें फाड़े आंसुओं से भरी निगाहों से उसे शौक से देख रही थी, अपने इतने करीब। वो उसे जल्दी से खींचकर अपने कमरे में लाकर बंद करता, जो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा था और इसकी तवक्को के मुताबिक दरवाजे पर मिसेस जैनेट थीं, जो अपने दोनों हाथों को कमर पर रखे उसे तीखे चतुनों से घूर रही थी। वो लगभग 50-55 की बीच की भारी जसामत की औरत थी। अरे मिसेस जैनेट, आप कहें कैसा आना हुआ? काफ़ी दिनों बाद देखी है आप तो। वो अपने तासुरात पर काबू पाता अपने लहजे को खुशगवार बनाते हुए बोला था। मुझे असल मौजू से हटाने की कोशिश मत करो लड़के। तुम्हारे अपार्टमेंट में कोई लड़की है और उसके चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। वो उसकी बात काटती हुई घूर कर बोली थी। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम हुआ होगा मिस्टर जैनेट। क्या कभी आपने मेरे फ्लैट पर किसी लड़की को देखा है? आप जानते हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। वो जब से बोला। अपनी ज़ात पर ऐसा इल्ज़ाम उसे सख्त तेज दिला गया। मर्द को बदलते देर ही कितनी लगती है। और तुम ऐसा हो नहीं तो देखो लड़के, तुम जवान हो और ख़ूबसूरत भी। मैं कैसे तुम पर यकीन कर लूँ? तुम मुसलमान लोगों पर मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। ज़रूर किसी लड़की को तुमने मौका देखते किडनैप किया होगा। पीछे हटो, मैं खुद देखती हूँ। ज़रूर कोई लड़की कैद कर रखी है तुमने। वो तंजिया अंदाज में बोलती उसे पीछे हटाती ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हुई और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। मिसेस जैनेट, अब आप हद से बढ़ रही हैं। मैं बोल तो चुका हूँ कि कोई नहीं है यहाँ। वो झुंझलाहट का शिकार होता उनके पीछे आया था। बेबसी से उन्हें यहाँ वहाँ तलाशते देते देखकर वो सख्त कोफ्त में मुब्तला हो रहा था। अंदर से दिल में पकड़ धकड़ भी जारी थी कि कहीं वो लड़की कोई गड़बड़ ना कर दे। लेकिन उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ी जब वो उसके कमरे की तरफ बढ़ी। मिसेस जैनेट, अब आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं। मैं आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन भी कर सकता हूँ। वो उन्हें धमकी देते हुए बोला था, मगर शायद उन पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था। लड़के, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। वो हाथ जलाते हुए लापरवाही से बोलकर उसके कमरे में दाखिल हो गई तो अपना सांस तक रोक गया। मगर थोड़ी देर बाद उन्हें यूं ही मायूसी से बाहर निकलते देखकर वो खुद भी हैरान हुआ। फिर फ़ौरन तासुरात पर काबू पाते उनके पास आया। देख लिया आपने? सब चेक कर लिया अच्छे से? या अभी भी कोई कसर रह गई है? आपको मुझ पर वैसे ही मसला है, बस मुझे यहाँ से निकालने की वजह तलाश करती रहती हैं आप। हर वक्त शक ही करती रहती हैं मुझ पर। तो मेरे कान तो नहीं बजे थे ऐसे ही? मैंने खुद एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनी थी। वो मुंह बसोर कर बोली थी। ये भी तो हो सकता है मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। तंज़िया अंदाज में आईब्रो झुकाकर बोला था। तो वो खौफज़दा सी होती करती उसके फ्लैट से निकल गई। उनके जाते ही वो फिर से अपने कमरे में आया। कमरा खाली देखकर खुद अपने कमरे को अच्छे से चेक करने लगा, मगर वो उसे कहीं नहीं दिखी। अजीब है, कहाँ गई ये लड़की? कमरा तो मैंने खुद बंद किया था बाहर से। फिर जब अचानक उसकी नज़र खुली खिड़की पर पड़ी तो भागकर खिड़की के पास आया। वहाँ देखा, मगर कुछ नहीं दिखा। सुबह यूनिवर्सिटी में उसकी तबीयत सेट करने का सोचता वो बेड पर धप से गिरा। आज उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। इधर ज़ोफ़ी कमरे में बंद रहकर तंग आ गई थी उसकी हरकत पर और बातों पर गुस्से से दिमाग अलग ख़राब हो गया था। मुझसे बोलकर कैसे गए हैं, जैसे हम लोग कोई गलत काम कर रहे हों। वो गुस्से से कमरे में मौजूद वाहिद खिड़की से कूदती अपनी कार लेती वहाँ से निकली थी। घर के करीब पहुँचती मुंह बसोड़ते अपने कार बाहर की ही पार्क करती घर में दाखिल हुई तो घर में अपने माँ बाप के गैर मौजूदगी याद करते हुए कुछ सारंग का रवैया और उसकी मोहब्बत वाली बात सुनकर शदीद गुस्से में आ गई। अपने जूते लाउंज में ही उतार कर चला कर वहाँ फेंकते एक जूता एक बहुत कीमती वास को लगता है उसके चकनाचूर कर चुका था, जिससे घर में मौजूद सर्वेंट्स भागकर लाउंज में आए। उन सबको इग्नोर करती अपने कमरे में बंद हो गई थी तो वो सब फिर से अपने अपने कामों में लग गए थे। ये उनके लिए आम बात थी। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ।
मैं तो जैसे इस बात पर आसानी से यकीन कर लूँगी ना, पागल समझ रखा है मुझे, उन बातों से पीछे हट जाऊँगी मैं जैसे। वो बेड पर लेटती, छत को घूरती, उसकी नकल उतारती, खुद से बड़बड़ाई जा रही थी। आज तक किसी लड़की के करीब भटकने नहीं दिया और आए बड़े मोहब्बत करने वाले। मैं दूसरी लड़की जैसी नहीं हूँ, पीछा तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जो चीज़ एक बार जोफ़ी को पसंद आ जाए तो वो बस उसी की होकर रहती है। आपने तो फिर उस ज़िद्दी दिल पर वार किया है, वो मुस्कुराते हुए खुद से बोली थी। सुबह यूनिवर्सिटी के लिए टाइम पर तैयार होती वो भागकर नीचे आई तो जैनी बगैर हैरान हुए उसके लिए नाश्ता लाने के लिए वापस किचन का रुख करती उसे टोक गई थी और बगैर नाश्ता किए बाहर आई। जैनी बेबसी से उसका जाता देखती रही। किसी दिन मैडम को पता चला तो मेरी पक्की छुट्टी होगी। तासुब से सर हिलाकर रह गई थी। कार का डोर अनलॉक करती उसकी एक नज़र सामने ही बने बड़े से बंगले को खोले दरवाजे पर पड़ी तो कार का दरवाज़ा बंद करती एक उस तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल होने पर उसे मिसेस फरीहा दिखाई दी। वहाँ बने बड़े से गार्डन में खड़ी फूल तोड़ती बास्केट में रख रही थी। वो शरारत से धीरे धीरे कदम उठाती, उनके करीब जाती, एकदम से उन्हें कंधों से पकड़ती डरा गई। दिल पर हाथ रखती डर से मिसेस फरीहा के हाथ में पकड़ी टोकरी नीचे गिर गई थी। अरे क्या ब्यूटी, आप तो सच में डर गई। हमेशा की तरह मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वो खिलखिलाकर हंसी उनके सामने आते हुए बोली थी तो वो खफगी से उसे घूरने लगी। ये मेरे साथ ज्यादती है क्यूटो, एक बार डर गई तो आपने तो ये रोज़ का मामूल ही बना लिया है। वो टोकरी उठाती मसनूई नाराज़गी से बोली थी। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, आपको पता होता है, तब भी आप हर बार की तरह डर जाती हैं। वो कंधे उचकाकर बोली थी, फिर राजदारी से उनके नज़दीक होती मोहतात अंदाज में बोली, वैसे आज आपके प्रिंस नज़र नहीं आ रहे हैं। और तो और गेट भी खुला था। अपनी ब्यूटी क्वीन को तनहा अकेले छोड़कर कहाँ गए हैं? आपको नज़र रखनी चाहिए उन पे। मैं आपकी सब बातें सुन रहा हूँ जोफ़ी। अकब से आने वाली उनकी आवाज़ से वो उछल पड़ी। दांतों तले ज़बान दबाती वो उनकी तरफ मुड़ी जो ग्लव्स पहने कोने में बैठे क्यारियों में लगे हुए थे। उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोले थे, आप यहाँ हैं? और मैं समझी अपनी ब्यूटी को अकेला छोड़कर ऑफिस जा चुके होंगे। नहीं, आज मेरा इरादा अपनी ब्यूटी के साथ टाइम स्पेंड करने का था। तो देख तो रही हैं आप। एक नज़र शरारत से अपनी बेगम को देखते हुए बोले थे। तो फरिया बेगम झेपती उन्हें घूर कर देखने लगी थी तो उनकी सूरत देखते वो दोनों हंस पड़े। ओके, आप लोग अपना प्राइवेट मोमेंट एंजॉय करें, शाम में मिलती हूँ मैं, अगर अभी यूनिवर्सिटी से लेट हो रही हूँ मैं। फरिया बेगम को उसके गालों पर ज़ोरदार बोसा देती। जहांगीर साहब को शरारत से देखती चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलती वहाँ से भागी और जो उसकी हरकत पर इसकी तरफ बढ़ने लगे थे रुक कर सर नफ़ी में हिलाते हंस दिए। ये कभी नहीं सुधरेगी, बिल्कुल आपके बचपन की कॉपी है। अब हम इतनी भी शरारती नहीं थे बेगम, ये सरासर इल्ज़ाम लगा रही हैं। वो घूर कर बोले थे, जो सच है वही बोल रही हूँ। खैर मैं अंदर जा रही हूँ चाय बनाने, चाय पियेंगे आप? अरे आप अपने हाथों से जहर भी पिलाएंगी तो खुशी खुशी पी लेंगे। वो सीने पर हाथ रखते हुए दिल से बोले थे, आप भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। वो हंसते हुए बोलकर अंदर बढ़ गई थी। उनकी मुस्कुराहट देखकर वो आसूदगी से मुस्कुरा दिए और एक ममनून भरी नज़र गेट पर डाली जहाँ से जोफ़ी अभी गई थी। क्लास में दाखिल होते ही उसका जैसिका किसी लड़की की करीब झुकी नज़रों से आई जो उसे देखते वापस हड़बड़ा कर सीधी हुई क्योंकि उसके ऐन पीछे सारंग भी खड़ा था जो अंदर ही दाखिल हो रहा था। लेक्चर स्टार्ट करते ही उसने जोफ़ी की जानिब देखा जो उसकी तरफ देख रही थी। उसके देखने पर मुस्कुराई तो वो उसके कल अचानक आने पर गायब होकर उसे सख्त परेशानी में डालने पर जब्त करके रह गया क्योंकि वो यहाँ यूनिवर्सिटी में अपनी ज़ात का कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता था। मिस जोफ़ी, आपको कल मैंने असाइनमेंट दी थी, लेकर आई हैं? लेकर आए। बाजू को सीने पर बांधे वो उसे संजीदगी से बोला था। वो तो नहीं कि मैंने प्रोफेसर, भूल गई। वो लापरवाही से बोली थी। सारी क्लास खामोशी से उनको देख रही थी मगर हिम्मत किसी में नहीं थी बोलने की क्योंकि जोफ़ी का उन्हें पता था वो ऐसी ही थी और हर कोई उसके पाप की वजह से शिकायत तक नहीं करता था। आउट। उसके अचानक दहाड़ कर बोलने पर वो उछली थी डर से और सारी बेनियाजी और लापरवाही उड़नछू हो चुकी थी। मैंने क्या कहा, सुना नहीं? मैं खुद आपको निकालूं? वो फिर से शदीद गुस्से में बोला था। जैसिका उसकी इज़्ज़त अफजाई पर मुस्कुराकर उसको मज़े से देख रही थी। इतनी बेइज्जती पर वो सब की मस्खराना उड़ाती नज़रें महसूस करके सर झुकाकर नई आंखें लिए अपना बैग उठाती फ़ौरन बाहर निकली थी। उसके जाते ही वो अपना लेक्चर शुरू कर चुका था। क्लास के बाहर आकर वो अपनी हाथ के पुश से आंखों में आई नमी साफ़ करती यहाँ वहाँ देखने लगी मगर किसी को मतवज्जा ना पाकर वो गुस्से से क्लास को घूरने लगी जैसे वो उसके सामने हो। मेरी बेइज्जती की, वो भी सबके सामने। अब देखना, पछताने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी जोफ़ी नहीं। वो दांत पीसकर बड़बड़ाई। फिर कुछ सोचती शैतानियत मुस्कुराहट लिए केबिन की तरफ बढ़ी
अपने तमाम लेक्चर्स लेकर वो ले चुका था। अब उसका इरादा सीधा घर जाने का था। वो क्लास से निकलता कि जेसिका फ़ौरन से उसके पास आई थी। उसे कुछ ज़रूरी पॉइंट समझने थे। क्लास में आपका ध्यान कहाँ होता है जब मैं सब समझा रहा होता हूँ? वो उसे घूर कर सख्त लहजे में बोला था। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मगर देखिए ना, नेक्स्ट वीक टेस्ट भी तो हैं, प्लीज़। वो उसकी डांट का असर लिए बगैर ढीठ बनती हुई बोली थी। असल में वो उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी। वैसे तो मिलने से रहा तो वो इसीलिए अपने केबिन में आई और उसके बगैर कोई फिजूल बात किए 15 मिनट में सारे पॉइंट समझा कर उसे जाने का कहा तो वो बेजारी से मुंह बनाती पैर पटकती चली गई थी। और उसके केबिन में पड़ी दरमियानी साइज़ की बुक शेल्फ पर पीछे छुपकर खड़ी ज़ोफ़ी ये सब देखती दांत पीस कर रह गई थी। लगता है इसका भी कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसका मुंह बनाकर बार बार मोड़कर सारंग को देखना सख्त जहर लग रहा था। बाकियों से दिल से नहीं भरा कि अब मेरे वाले पर नज़र डालने बैठी है। अंदाज़ बिल्कुल मरने मारने वाला था। सारंग अपनी चीज़ें समेटता हुआ उठकर जाने ही लगा था कि एक लखत जहाँ था वहीं फ्रीज़ हुआ। उसने कुर्सी से उठने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। चेक करने पर पता चला कि उसकी पैंट कुर्सी की सीट से बुरी तरह चिपक गई थी। बहुत बार कोशिश करने पर भी वो नाकाम होता झुंझला गया। ज़ोफ़ी ये सब देखती उसकी हालत से महसूस हो रही थी। न चाहते हुए भी उसका कहकहा छूट गया, जिससे सारंग चौंक गया और बुक शेल्फ की ओर देखने लगा। ज़ोफ़ी की हल्की सी झलक देखने पर ही उससे हंसने की आवाज़ पर उसे सारी बात समझ आ गई कि ये शरारत उसी की थी। वो गुस्से से सुर्ख होता उसकी तरफ बढ़ने लगा मगर 1 इंच भी हिल नहीं पाया। तो बगैर किसी खौफ से वो 2 कदम और उसकी दूरी पर रुकी। उसे देखती शरारत से आँख वेंकी। कैसा लग रहा है प्रोफेसर? तुमने इस बार हद पार कर दिया है मिसेस ज़ोफ़ी। उसका अंजाम जितना जानती हो, एक टीचर के साथ ऐसी हरकत पर तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है। एक हाथ से कुर्सी के हैंडल को पकड़े, दूसरे हाथ की मुट्ठी सख्ती से भींचे, वो ज़ोर से टेबल पर मारता इश्तियाल अंगेज़ लहजे में बोला था। जैसे मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता है ना। ज़ोफ़ी एक लखत उछल पड़ी और उसकी हरकत पर मगर जल्द ही खुद को बेनियाज जाहिर करती हुई कंधे उचकाकर बोली थी, ये तो मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा। अंदाज़ा तंजिया और वार्निंग देता हुआ था। पहले यहाँ से खुद को निकालने पर गौर करें, फिर मुझे इस यूनिवर्सिटी से निकालने की कोशिश करिएगा प्रोफेसर। वो प्रोफेसर पर जोर देती हुई शरारत से मुस्कुराती हुई बोली थी। सारंग जब्त के बावजूद एक बार फिर गुस्से से उसकी ओर बढ़ने लगा मगर एक बार फिर से नाकाम होता। टेबल पर पड़ी चीज़ें गुस्से से एक हाथ से सब ज़मीन बोझ कर चुका था। अब के ज़ोफ़ी सच में डर गई थी। अभी के अभी मुझे इस मुसीबत से निकालो ज़ोफ़ी, नहीं आज तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों ही होगा। वो चीख पड़ा था। क्यों निकालूं? मुझे निकाला था ना क्लास से। पहले सॉरी बोलें। सॉरी माई फुट। तुम मुझसे गालियाँ ज़रूर सुनोगी। देखा, आप फिर से रूड बिहेव कर रहे हैं जबकि मैं इतनी प्यार से बोलती हूँ। वो बच्चों के मुँह बनाकर बोली थी कि ज़ब्त आजमा रही थी। अच्छा चलें, सॉरी को छोड़ें, अब प्यार करती हूँ इतना तो माफ़ कर ही सकती हूँ। आई लव यू बोल दें, फिर करूँगी कुछ। और अदाए बेनियादी से बोली थी तो वो इस बार शदीद गुस्से में पूरा जोर लगाकर उठ तो चर उसकी आवाज़ पर जहाँ वो शौक से जमकर खड़ा रह गया था वहीं ज़ोफ़ी मुंह पर दोनों हाथ रखती उसे आँख फाड़ते उसे देखने लगी थी। उसे उम्मीद नहीं थी ये सब हो जाएगा। वो डर से बगैर कोई बात करती वहाँ से भाग कर निकली और सारंग चाह कर भी उसके पीछे ना जा सका। अपने बालों को दोनों हाथों से नोचता वो पागल हो चुका था। कुछ देर बाद वो गुस्से में अपनी चेक को कमर से गुजार कर पेट पर बांधता नौक की सीध में चलता अपनी बाइक की तरफ जा रहा था। बदन पर सिर्फ वाइट बनियान थी। स्टूडेंट्स हैरत से मोड़ कर उसे देख रहे थे मगर वो बगैर किसी की तरफ देखे वहाँ से निकल गया। इस बार तो वो इस लड़की को यूनिवर्सिटी से निकलवाने का फैसला कर चुका था। 2 दिन इस बात को गुजर चुके थे और ज़ोफ़ी को लगा सब भूल चुका होगा, इसीलिए उसको किसी से बात ही नहीं सुनी होगी। मगर उसकी ये खुशफहमी भी धरी की धरी रह गई थी जब प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया। मगर फिर भी वो बगैर किसी खौफ के चल पड़ी। मगर उनके ऑफिस में अपने पापा को देखकर उसे सांप सूंघ गया जो गुस्से में उसे घूर रहे थे। सारंग भी एक साइड पर खड़ा दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। वो बामुश्किल हलक तर करती अंदर आई तो उसके पापा ने बगैर प्रिंसिपल की कोई बोलने का मौका दिए सबके सामने जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया जिसकी शिद्दत से वो लड़खड़ाती नीचे गिर पड़ी थी। सारंग के मुस्कुराते लब सुकड़े। उसे जाने क्यों ये अच्छा नहीं लगा मगर चुपचाप लब भींचे देखता गया। मिस्टर फारूक अपने कोट का बटन बंद करते प्रिंसिपल की तरफ मुड़े। मेरे ख्याल में इसे सज़ा मिल चुकी है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा।
उम्मीद है आप मेरे बिजी शेड्यूल को दौरान इस फिजूल सी शिकायत की वजह से मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। वो सर्द व सपाट लहजे में बोले थे। जोफ़ी सुर्ख गाल लिए बेतासुर चेहरे के साथ सर झुकाए खड़ी थी। सारंग उसे एक नज़र देखते हैरान नज़रों से उसके बाप को देख रहा था, जो यहाँ आना अपना वक्त की बर्बादी बता रहे थे। प्रिंसिपल उनके स्टेटस को देखते हुए कुछ भी नहीं बोल सका तो वो जोफ़ी के बाजू से पकड़ते खींच कर वहाँ से ले गए। मिस्टर सारंग, आपको किसने कहा था उन्हें कॉल करने को? आप मेरे पास भी आ सकते थे अगर आपको ज़्यादा मसला था तो। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप ज़िद व शौक़ या जॉब छोड़ सकते हैं। बस ज़िद व शौक़ ये जॉब छोड़ सकते हैं। हमारे पास टीचर्स की कमी नहीं है। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मेरे पास आइएगा, नहीं तो आप बेहतर जानते हैं आपको क्या करना है। प्रिंसिपल से अच्छे से वार्न करता संजीदगी से उसे देखने लगा। वो लब भींचकर खामोशी से वहाँ से निकल गया। उसे जोफ़ी के पापा का बिहेवियर जोफ़ी से बहुत अजीब लगा था। उस चीज़ को तो उसने उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि वो तो बिल्कुल बस डांट की तवक्को कर रहा था, मगर ये सब उसको मज़ीद परेशान कर चुका था। आखिर कब तक तुम ये खेल खेलोगी? मैं तंग आ चुका हूँ अब। कब तक ही हम लोग शादी करेंगे? मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता है। गले में सोने की ढेर सारी चैन पहने, सनूरे रंगत का हामिल, वो 50 साला भारी जसामत का शख्स करख्त लहजे में बोलता उसे दांत पीसने पर मजबूर कर गया था। बामुश्किल अपने तासुरात पर काबू पाती वो 40 साला खुश शक्ल खूबसूरत औरत मसनूई मुस्कुराहट सकेड़ते चेहरे पर सजाए उसके करीब आई थी। जिमी डार्लिंग, आखिर तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते इसकी जायदाद हमारी हो? सोचो तुम्हें कितना फ़ायदा होगा, मगर तुम्हें ज़रूरत ही क्या है इस सब में जाने की? क्या तुम्हें मुझ पर मेरी सलाहियतों पर भरोसा नहीं है? उसके बराहाना बाजू पर अपना खुदरा हुआ हाथ फेरता हुआ वो हवस भरी नज़रों से देखते हुए बोला था। वो खुद को मुश्किल से बाज रख पाई कुछ सख्त बोलने से। फ़िलहाल वो उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, नहीं तो इतनी तगड़ी असामी हाथ से जाती। बस थोड़ी देर बाद और डार्लिंग, फिर जैसा जब तुम चाहोगे हम शादी कर लेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने तक का वक्त है गुल बीबी। इसके बाद मैं तुम्हारे एक नहीं सुनूंगा। उसे चाहे मेरी आखिरी वार्निंग समझो। सोफे से उठता हुआ उसे घूर कर बोलता है उसके फ्लैट से निकल गया था। वो नफरत से और घिन से उसे घूरती रह गई। एक बार सारी बाजी मेरे हाथ में आने दो। तुम्हारा पता साफ ना किया तो मेरा नाम भी गुलमीना नहीं। अभी सांड कहीं का। शादी करती है मेरी जूती, ना शक्ल ना अक्ल। उफ, ये तो कितने दिन हुए हैं उस लड़के ने मुझे फ़ोन तक नहीं किया है। कहीं मेरी फ़ोन उठाने से मायूस ना हो गया हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करूँगी मैं तुम्हें जहांगीर। खुद से बड़बड़ाती वो एक लहत मुस्कुराती सोचों में जहांगीर से बोली थी, कितने दिन हो गए हैं सारंग से मिले हम। आज तो मिलना पड़ेगा। वैसे क्या खूबसूरती पाई है मैंने। जवान लड़के तक मेरी ख्वाहिशमंद हैं। आईने में अपना चेहरा देखती वो मगरूर से अंदाज में बोली थी। हाँ, तुम न सही जहांगीर बेबी, तुम्हारा बेटा ही सही। वैसे तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी कई गुना खूबसूरत है, और खूबसूरती तो मेरी कमज़ोरी है। खुद को जिस तरह से उसने मेंटेन किया हुआ था वो कहीं से भी 40 साल की नहीं लगती थी। आज तीसरा दिन था और जोफ़ी क्लास से बगैर हाजिर थी। अब उसे वाकई टेंशन होने लगी थी। अपने केबिन में आते ही वो उसके घर के कॉल करके पूछने का सोचता हुआ उसके मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से कॉल आई, जिसको सुनते ही उसके होश उड़ चुके थे। वो दीवानावार अजनत भरे अंदाज में अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकला था। 2 दिन से वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। अपनी तरफ से तो ये उसका सारंग से नाराज़गी का इजहार था और अपने आप को खुश फहमियों में रखने का भी कि वो उसे ज़रूर पूछेगा, मगर अब तक नाकामी पर भी वो नाउम्मीद नहीं थी। इस वक्त वो बेजारियत से खड़ी यहाँ वहाँ देख रही थी। उसका सर भारी हो रहा था और तबीयत भी बोझल सी लग रही थी। वो इस पार्टी में नहीं आना चाहती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में हुई इंसल्ट के बाद उसे अपने बाप के गुस्से के आगे इनकार करने की जरूरत नहीं कर पाई थी। अब यहाँ बोर होती इस पार्टी में वक्त गुजार रही थी। एलीट क्लास की ये पार्टी उसको सख्त बेजार कर रही थी, और ऊपर से उसके पापा के बिजनेस पार्टनर का वो आवारा बेटा, जो बहाने से उसके बात करने की कोशिश कर रहा था। और तो और उसे डांस की ऑफ़र भी कर चुका था, लेकिन उसने साफ इनकार पर भी वो ढीठ बिना अपनी जगह से ना हिला था। कुछ देर बाद जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो बगैर किसी की परवाह किए बगैर अपने माँ बाप को बताए घर आ गई थी। घर आते ही वो अपने कमरे में आती लेटी तो आंख लगने पर में भी देर न लगी थी। अचानक दरवाज़ा बजने पर वो अचानक उठी थी। पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था और गला शदीद दर्द कर रहा था।
वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे और इस वक्त गहरी नींद से उठाए जाने और तबीयत की वजह से उसको शदीद गुस्सा आया। तो वो तनफन करती दरवाजे के पास पहुंची, दरवाज़ा खोलकर कुछ बोलती कि ये एकदम पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। वो शौक से अपने बाप को देखने लगी। तुम कितनी बार अपने बाप को जलील करवाओगी? क्या मैं जान सकता हूँ कि बगैर मुझे बताए वहाँ से आने की क्या वजह थी? कितने ख़राब पापा हैं इसके। उसको बाजू से पकड़ते वो शदीद गुस्से में बोले थे, वो तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो वापस आ गई। वो उनके गुस्से से डरती हकलाकर बोली थी, तो थोड़ी देर वेट नहीं हो सकता था तुमसे? मरने तो नहीं लगी थी ना? क्या बोल रहे हैं फारूक आप? अब बस भी करें। समीना बेगम बरहमी का इजहार करते हुए बोली थी, जो अभी अभी अपनी साड़ी को संभालते हुए आई थी। तुम तो चुप ही करो, सब तुम्हारी ढील का नतीजा है ये। वो गुस्से से उन पर चीख कर बोलते अपने जाहिल होने का सबूत दे रहे थे। कोई नहीं कह सकता था कि ये वेल एजुकेटेड मशहूर बिजनेसमैन है। मेरी बेटी ही नहीं तुम्हारी भी है। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं इस हवाले से? बस सब माँ पर थोप दिया है। करो जब औलाद कुछ गलत करे तो समाना बेगम बरहमी से कहती, मुंह के जावी बिगाड़ती वहाँ से तनफन करती निकल गई थी। जोफ़ी शौक से उन्हें जाता देख रही थी। और तुम मेरी बात सुनो जोफ़ी, मैं आज तुम्हारी इंगेजमेंट अनाउंस करने जा रहा था और पार्टी इसीलिए दी थी मैंने, और तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा करके रख दिया। नेक्स्ट वीक में कोई शिकायत ना सुनूं, समझी? उंगली उठाकर वार्न करते वो अपनी सुनाकर वहाँ से चले गए थे। बगैर उसकी मर्जी जाने और कुछ उसकी सुने वो सुर्ख होती नम आंखों से बंद दरवाजे को देखती रही कि क्या ज़िंदगी थी उसकी, क्या थी वो? सोचती वो अजियत से दो चार थी। अपनी अपनी सुनाकर दोनों वहाँ से चले गए बगैर ये देखे कि वो बुखार की शिद्दत से तप रही थी, लेकिन वो बेहिस बने चले गए थे। अब तो उसे शक होने लगा था कि वो उनकी बेटी थी भी या नहीं। गहरे गहरे सांस लेते वो खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी, मगर अब सब बर्दाश्त से बाहर था। वो अपनी गाड़ी की कीज उठाती जिम सूट पहनी घर से बाहर निकली। ज़ुकाम की वजह से उसका सर शदीद दर्द से फट रहा था, लेकिन वो बेहिस बनी अजियत से खुद पर हंस रही थी। जब किसी को फिक्र नहीं तो मैं क्यों करूं अपनी? शायद मुझे में कोई मसला है या मैं हूँ ही मनहूस, तभी तो किसी को मेरी परवाह नहीं। रोते हुए वो खुद से मुखातिब थी। कार एक रेस्टोरेंट के करीब लाते हुए रुकी और अंदर बढ़ गई थी। ज़ुकाम के साथ साथ गला भी अब दर्द कर रहा था। बुखार से जिस्म अलग टूट रहा था, मगर वो खुद से लापरवाह बनी एक खाली टेबल के करीब आती बैठी। वेटर के आने पर फुल साइज़ बाउल आइसक्रीम का ऑर्डर किया तो वेटर उसके सुर्ख नाक और मुसलसल खांसना देखकर कुछ सेकंड्स तो उलझन से उसे देखता रहा। क्या आप वाकई श्योर हैं मैम? क्योंकि ये तो हमारे मेन्यू में शामिल नहीं है। तो जो मैंने कहा है वो करो और जितना बिल बना दूंगी। सख्ती से बोली तो वो घबरा कर ओके बोलता हुआ वहाँ से चला गया था। वो परेशानी के आलम में रश ड्राइविंग करते हॉस्पिटल पहुँचा था। सिस्टर मिस गुलमीना नाम की एक पेशेंट आई थी आज एमरजेंसी में। क्या मुझे उनका रूम नंबर बता सकती हैं? जी आई तो हैं, एक्सीडेंट का केस था उनका। आप रूम नंबर 5 में चले जाइए, वहीं उनका रूम है। नर्स की बात सुनते वो भागकर उसके बताए हुए रूम के जानिब आया था। सामने ही वो बेड पर पट्टियों में जकड़ी लेटी हुई थी। उसे देखकर खफगी और नाराज़गी से मुंह मोड़कर तो वो तड़प कर उसके पास आया था। कैसी हैं आप? लहजे में बेकरारी थी। तुम्हें क्या, मैं जैसी भी हूँ, तुम तो बस अपनी ज़िद पर अड़े रहना। देख रहे हो मेरी हालत? ये सब तुम्हारे माँ बाप की बद्दुआओं का ही नतीजा है। वो रोते हुए बोली थी। तो आप क्यों ज़िद पर अड़ी हुई हैं? ये सब मैं सिर्फ आपकी वजह से ही तो कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। अगर मेरी बात मान जाते तो मैं भी सुकून में होता। क्यों मानूँ मैं तुम्हारी बात? आखिर तुम क्यों नहीं समझते? मैं अपनी और मेरी उम्र की बात मत करिएगा, क्योंकि उम्र का फ़र्क कुछ नहीं होता है और ना मुझे फ़र्क पड़ता है। वो उनकी बात बीच में ही काट कर बोला था। तो ठीक है, फिर मनाओ अपने माँ बाप को। उनकी मर्ज़ी के बगैर मैं कभी नहीं मानूंगी और ना ही बेइज्जती होना चाहती हूँ। वो कभी नहीं मानेंगे। आप क्यों नहीं समझती? ज़िंदगी हम दोनों ने गुजारनी है, तो बस सारंग, और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ इस बारे में। तुम अब जा सकते हो। मेरे बात मान जाओ तो आ जाना, नहीं तो मेरा पीछा छोड़ दो। ठीक है, अब मैं तभी वापस आऊँगा, मगर पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा आपका। वो ज़ब्त और गुस्से से मिठियाँ भेजती वहाँ से तनफन करती हुई निकल गया। वो उसे जाता देखकर तमस्खरा से मुस्कुराई थी। कुछ ही देर बाद वो वेटर बड़े से साइज़ का आइसक्रीम बाउल लिए उसके जानिब आधे मेज़ पर रख कर जा चुका था और वो सुर्ख नम आंखें समेट अपने सुर्ख नाक को रगड़ती हुई आइसक्रीम खाने लगी। शदीद ख़राब गले और ज़ुकाम से होते बुरा हाल भी उसको रोक नहीं सका था। खास कर उसका हाल बुरा हो चुका था। वो ढीठ बनी एक के बाद एक लगातार चम्मच भर भर कर आइसक्रीम का मुंह में डाल रही थी।
उससे पास बैठे लोग हैरत से उसे मुड़ मुड़कर देख रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज अपनी आइसक्रीम खा रही थी। खास कर उसका हाल बुरा हो चुका था। सारंग जो वहाँ से गुस्से और जब्त से निकलता काफ़ी देर से बेमकसद यहाँ वहाँ बाइक्स लिए फिर रहा था, अब जब भूख ने सताया तो पास ही के से खाना पैक करवा कर वापसी जाने का इरादा करते नज़दीक रेस्टोरेंट तक आया। अपना ऑर्डर बताकर जो ही वो मुड़ा तो उसकी नज़रें ज़ुल्फ़ी पर पड़ी। वो हैरान होता धीरे से चलता हुआ उस तक आया था। लगता है बेइज्जती ने तुम्हारे दिमाग पर असर कर दिया है, वो उसकी हालत देखकर माथे पर बल लिए हुए बोला था। इतने दिन बाद उसको देखकर जाने वो क्यों उसे इग्नोर न कर पाया। ज़ुल्फ़ी उससे बात को इग्नोर करती अपने काम में मसरूफ़ रही तो वो गुस्से से बल खाकर रह गया। फिर अपनी आइसक्रीम को ख़त्म करती उसे इग्नोर करती वहाँ से जाने लगी तो वो भी उसके पीछे आता पार्किंग लॉट में आया। अब आप क्या चाहते हैं? मुझसे सुकून नहीं मिला आपको इतना सब कुछ करके? तो तुमने कौन सा अच्छा काम किया था, वो भी अपने प्रोफेसर के साथ वो सलूक करके? मुकाबिल ने भी तंज या तीर बरसाए थे। लगता है तुम्हारा इरादा 2 माह छुट्टियाँ लेने का है। नहीं, फ़िलहाल तो मरने का है। क्या मतलब? वो नागवारी से बोला था। वही जो आपने सुना। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा है, आपकी तो जान छूटेगी ना। वो संजीदगी और दुख की मिलीजुली कैफियत में बोली थी। वो गहरा सांस भर कर रह गया। प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपकी सब बातें मानूंगी। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कर रहे हैं मगर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो दिल के हाथों मजबूर होकर उससे फरियाद करने लगी। देखो ज़ोफ़ी, मैं साफ लफ्ज़ों में तुम्हें बता चुका हूँ कि अब दोबारा ये बात मेरे सामने मत करना। मैं तुम्हारा लिहाज कर जाता हूँ, ये आखिरी बार था। वार्न करने वाले अंदाज में कहा और वार्न करता हुआ वहाँ से चला गया था। मुझे ठुकराकर अपनी भी खाली हाथ ही रहेंगे, वो रोते हुए चीख कर बोली थी। बोझल दिल और ख़राब होती हालत से वो थके कदमों से घर रवाना हुई थी। मगर मुझे ये शादी नहीं करनी, एंगेजमेंट तो बहुत दूर की बात है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आप लोग मेरे साथ ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे जीनी है। बकवास बंद करो अपनी ज़ोफ़ी, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? शायद तुम भूल रही हो कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तो हमारी मर्ज़ी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकती। और ये सब तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ही हो रहा है। तुम हमारी बेटी हो, हमें मालूम है तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इसीलिए चुपचाप जाओ और रेडी हो जाओ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। आखिर क्यों? क्या इसलिए पैदा किया था मुझे कि आप तो पैदा करते ही मुझे नौकरों के हवाले करके अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए? ये तक नहीं सोचा कि मुझे आप लोगों की सख्त ज़रूरत है? मगर नहीं, आप लोगों के लिए तो दौलत पैसा ही सब कुछ था। मेरी फीलिंग्स, मेरी मर्ज़ी तो आप लोगों ने जानने की कोशिश ही नहीं की कभी, बस अपनी थोपते रहते हैं। क्या आप लोगों को मुझसे ज़रा सा प्यार नहीं है? कल को मुझे अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे आप लोग? किस काम की ये दौलत, ये पैसा? चीख चीख कर बोलती वो दोनों को सुन कर चुकी थी। समाना, उसे कहो इस लड़के को घर लाए, मैं भी उसे देखूं तो उसकी पसंद। बुलाओ उस लड़के को जिसने तुम्हारा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। मैं भी तो देखूं, क्या हीरे को पसंद कर बैठी हो तुम? उसके अपने माँ बाप से बदतमीज़ी पर उतर आई हो? वैसे क्या तकलीफ़ हुई है तुम्हें आज तक? वो आज ऐश व इशरत से ज़िंदगी जी रही हो ना, ये सब मेरी ही वजह से है। 4 दिन की मोहब्बत ने तुम्हें बागी कर दिया है। क्या तुम जानो मैंने कैसे ज़िंदगी गुजारी है? मैं कोई सोने का चमचा मुंह में लिए पैदा नहीं हुआ था और ना ही तुम्हारी माँ। ये सब मुझे बेटी बिठाए नहीं मिल गया। ज़ोफ़ी, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे बाप ने कैसे कैसे फाके किए हैं? तुम्हें सिर्फ ये मालूम है कि हम लोग तुम्हें वक्त नहीं दे पाए तो हम बुरे माँ बाप बन गए। तुमने हमें हर तरह से तंग किया ज़ोफ़ी, सिर्फ हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम ये सब क्यों करती हो? मैं जानता हूँ हम अच्छे माँ बाप तो बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन ज़ोफ़ी फरिश्ते भी तो नहीं हैं, इंसान ही हैं। गलतियाँ मुझसे और तुम्हारी माँ से शायद माफ़ी के काबिल ना हो। तुम इस लड़के को घर लाओ, मैं मिलना चाहता हूँ इससे। वो दुख और तकलीफ़ से बोलती वहाँ से चले गए। समाना बेगम भी दिल की गिरफ्तगी से उसको देखती वहाँ से चली गई थी। उनकी बातें सुनती वो सुन हो चुकी थी। वो अपने आप को बहुत बेजान महसूस कर रही थी। वो ढह गई और सोफ़ी को नहीं मालूम था कि ये उसके दोबारा मौका मिलने वाला था या नहीं। आप लोग क्यों नहीं मान जाते मेरी बात? आखिर क्यों नहीं? एक इकलौता बेटा हूँ और मैं उसकी खुशी भी आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है। बकवास बंद करो अपनी सारंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप से ऐसे बात करने की? मुझे लगा था तुम हमसे मोहब्बत करते हो, अपनी गलती का एहसास होने पर वापस ज़रूर आओगे, मगर तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। सिर्फ उस दोगली बेशरम झूठी औरत के पीछे जो पहले तो तुम्हारे बाप के पीछे पड़ी रही। तुम्हारे बाबा के इनकार पर जब भी वो बाज ना आई तो उनकी सख्ती से मना करने के बावजूद जब यहाँ दाल नहीं गली तो वो तुम्हारे पीछे पड़ गई। और मेरे होनहार इकलौता बेटा उसकी बातों में भी आ गया। वाह बेटा वाह, सलाम है तुम्हारी मोहब्बत को जिसके पीछे तुम अंधे हुए फिरते हो। ऐसी मोहब्बत तो तुम्हारे बाबा ने भी मुझसे नहीं की।
उनकी बात सुनकर जहांगीर साहब हौक अंदाज में उनकी तरफ देखे गए थे। तुम्हें पता नहीं तुम किस पर चले गए हो। रहो उस औरत के साथ, आज से मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, जो जी में आए करो। बस जहांगीर, अब आप भी मुझे मत रोकिएगा। और तुम बेटा, इतने तो गैरतमंद रहोगे कि अपने ज़ोरे बाजू से उसे कमाकर खिलाओ। और हाँ, हम लोग कल पाकिस्तान से जा रहे हैं। तुम्हारे पापा सारा बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट कर चुके हैं। हम लोग कल पाकिस्तान जा रहे हैं। तुम्हारे पापा सारा बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट कर चुके हैं। तुम्हें तो वैसे भी हमसे अब कोई मतलब नहीं है। इस सारे बिजनेस पर लात मारते गए थे कि तुम खुद कमा सकते हो, और तुम्हारे सारे मतलब भी इसी औरत से हैं। तो जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा, मेरा कसूर था, सब मेरा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर। मामा चली गईं। पापा प्लीज़ आप मत जाएं मुझे छोड़कर, वो रोते हुए उनसे बोली, जो ऑक्सीजन मास्क में बामुश्किल सांस ले रहे थे। बिजनेस टूर पर जाते हुए उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। मिसेस फारूकी तो मौके पर ही मर चुकी थी और फारूक साहब की हालत बहुत सीरियस थी। जोफ़ी, मुझे माफ़ करना बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। ये मत समझना कि तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते। वो उसका हाथ पकड़कर नम आँखों से बामुश्किल अटक अटक कर बोले थे, मैं जानती हूँ पापा, प्लीज़ आप बोले नहीं, आपको तकलीफ़ होगी। पापा पापा, उनके साकत होती देखती वो हड़बड़ाकर खौफ से उन्हें बोली, मगर वो कुछ न बोले। उनके सख्त आंखों में ज़िंदगी की कोई रमक न थी। वो दहाड़े मारकर रोती हुई उनको झंझोड़ती चीखते चिल्लाने लगी तो नर्स ने उन्हें आकर उसे हटाया। नहीं तो दिलासा देने वाला भी कोई था ना। तनहा सब कुछ झेलती, वो सब कुछ तरस खाती नज़रों से देख हिसार में थी। जी, मगर यहाँ जो लोग पहले रहते थे वो तो एक्सीडेंट में मर गए। क्या? जी, और हाँ, उनकी एक बेटी थी जिसको उन लोगों ने उसके घर पर कब्जा करके घर से निकाल दिया। सुना है धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी, तो लड़की को घर से निकाल दिया। उसके बाद नहीं देखा उस लड़की को। उनकी बात सुनता वो गुमसुम सा होकर रह गया था। लगता है मैंने आने में बहुत देर कर दी। अब मैं तुम्हें इस इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढूंगा। वापसी के सफ़र पर वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोला था, आप लोग क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? वो दुख और तकलीफ से बोला, क्योंकि तुम अंधे हो चुके हो उस धोखेबाज औरत के पीछे जो सिर्फ तुम्हारे बाप के बदला ले रही है। फरिया बेगम से छोकर बोली थी। वो थक चुकी थी उसकी एक ही तकरार से। तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं कि तुम्हारे बाप को पसंद करती थी। उनके इनकार पर वो जिद में आ गई। वो किसी भी हालत में तुम्हारे बाप का पीछा नहीं छोड़ेगी। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी वो नाकाम रही। मेरे और तुम्हारे बाप की शादी हो गई क्योंकि ये हमारी पसंद की शादी थी, जो उसे बिल्कुल हजम नहीं हुई। वो वैसे भी दौलत और जायदाद की वजह से तुम्हारे बाप के पीछे थी। वो तो नहीं हाथ लगी, तो अब तुम मिल गए उसे। उसका अगला शिकार तुम्हें बनाया और तुम उसकी बातों में आ गए। अगर तुम्हें पहले से पता होता कि तुम किसी दोस्त से मिलने जाते थे तो हम ये नौबत ही नहीं आने देते। सब हमारी लापरवाही का ही नतीजा है। बहुत भरोसा था हमें तुम पर। वो तल्खी से बोले। वो लब भींचते खामोश होकर उन्हें देखे गया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोग गलत हो। तो ठीक है, जाओ और जाकर अपने बलबूते पर कमाओ और खिलाओ उसे। जहांगीर साहब तेज में बोले। उन्हें उनकी भी अब बस हो चुकी थी। वो औरत उनका बेटा छीन चुकी थी। उनका अटल फैसला और इनकार सुनते हुए वो शदीद गुस्से में वहाँ से निकल गया था। 2 हफ्तों तक वो गम गुस्से से अपने अपार्टमेंट में बंद रहा। उसे अपने माँ बाप का ये रवैया मज़ीद दुख में मुब्तला कर चुका था। आज उसका इरादा गुल के पास जाने का था। वो उसे मना लेना चाहता था। आखिर को वो कब तक इंतज़ार करता। इससे पहले भी वो कई बार यहाँ आ चुका था, मगर आज वो तकरीबन 6 महीने बाद यहाँ आया था, मगर बगैर इत्तला के। गुल के फ्लैट पहुंचते ही जब वो दरवाजे के पास पहुंचा तो वो पहले ही खुला हुआ मिला था। वो हैरान होता अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देखकर वो शल हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था सामने नज़र आता मंजर धोखा है या सच। गुलमीने इस वक्त जमील की बाहों में मस्त नाजेबा हालत में थी और ऊपर से उनकी गुफ्तगू सुनकर सारंग सफ़ेद पड़ती रंगत लिए बहुत कुछ कहने और करने के बावजूद गुस्सा जब्त करता रहा। खामोशी से वहाँ से निकल आया। आज सारा सच जानने के बाद वो खुद को ज़मीन में धंसता हुआ महसूस कर रहा था। अपने सगे माँ बाप पर उसने उस दोगली औरत की तरजीह दी। अपना वक्त यहाँ से वहाँ दर दर की ठोकरें खाता बर्बाद किया। और तो और कुछ माँ बाप को जो दुख और तकलीफ़ उसको अजियत मिली वो अलग। उसे खुद से नफरत महसूस होने लगी थी। वो फ़ौरन से अपने घर के जानिब भागा, मगर वहाँ लगा ताला उससे सब समझा गया था। वो लोग सही बोल रहे थे। वो नहीं रुके थे, जा चुके थे। अब वो किस मुँह से उनके पीछे जाता, उनका सामना करता। बेजान कदमों से वहाँ लौट गया। और वो लड़की जो उसकी मोहब्बत का दम भरती नहीं थकती थी, उसे कितनी तकलीफ़ दी थी उसने। उसे सोच ने उसे मज़ीद दुखी कर दिया था। वो इस वक्त
वेटर की ड्रेस में मौजूद मुख्तलिफ टेबल्स पर जाती लोगों के ऑर्डर्स ले रही थी। वक्त ने क्या पलटा खा लिया था। उप्स यार, वेट्रेस जो खुद महंगे महंगे रेस्टोरेंट से खाना खाती थी, इस वक्त एक मामूली से कैफ़े में वेटर की जॉब करने पर मजबूर थी। माँ बाप के मरने के बाद उसके बाप ने बिजनेस पार्टनर ने बहुत चालाकी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया था, जो अच्छे से जानता था कि उसके पीछे कोई नहीं है। सालों की मेहनत से बनाई प्रॉपर्टी वो कब्ज़ा कर चुके थे, घर तक पर कब्ज़ा कर चुके थे और उसे धक्का मारकर घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो अब धक्के खाते मुख्तलिफ जॉब करने पर मजबूर थी। पढ़ाई तक उसकी छूट चुकी थी, वो अलग ही जोनी बन चुकी थी, सोफ़ी बन चुकी थी, संजीदा, खामोश, दुनिया से बेजार। सारी अकड़ हालात ने ख़त्म कर दी थी। शाम को अपने बोसीदा से एक कमरे में फ्लैट में आते ही उसकी सारी रात अपने माँ बाप को याद करते रोते तड़पते गुजर जाती थी। रोज़ पछतावे का नाग उसे डसता, जो सलूक उसे अपने माँ बाप के साथ करती थी, कितना तंग किया था उन्हें, और वक्त ने उसे मोहलत भी ना दी थी उनसे माफ़ी मांगने की, अपनी गलतियों को सुधारने की। कई दिन तक यूनिवर्सिटी में वो ना महसूस सा उसका मुंतज़र रहा, मगर वो ना दिखी। दिल के हाथों मजबूर होकर वो आज उसके घर मौजूद था और उसे हैरत ने आन घेरा कि उसका घर उसके घर के करीब था। ये कैसा इत्तेफाक था। मगर घर पर किसी के मौजूद ना होने पर साथ वाले घर से निकली एक औरत की ज़बानी सारी बात सुनने से वो सख्ते में चला गया था। अब जब वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो वो नज़रों से यूँ गायब हुई कि अब मिल ही नहीं रही थी। वो हर जगह उसे तलाश कर चुका था। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ थी, या किसी रिश्तेदार के पास भी जा चुकी होगी, मगर वो फिर भी उसे ढूंढने में लगा था। 2 हफ्तों की लगातार कोशिश भी नाकाम रही। आज वो यूनिवर्सिटी से फारिग होता अपने काम से शहर से बाहर आया था और अब रेस्टोरेंट में ताकि कुछ खा सके। सुबह से लगातार काम से वो थक चुका था और नाश्ते के बराए नाम ही किया था। सर, आपका ऑर्डर। वो जो अपने ध्यान में इसी टेबल का ऑर्डर सर्व करने आई थी, मगर मुकाबिल को देख सांस रोक कर रह गई थी। सारंग भी उसके इस हुलिये में देखकर शौक हुआ। अपने तासुरात पर काबू पाते अपने हवासों में वापस आया। तुम यहाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, ये मेरे काम का वक्त है, नहीं तो यहाँ का ओनर मुझे यहाँ से निकाल देगा। प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। वो घबराकर बोली, क्योंकि अब दूसरे लोग और वेटर उसी जानिब अजीब नज़रों से देखना शुरू हो चुके थे। ठीक है, फिर मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मैं रात 8 बजे तक फ्री होती हूँ। तो ठीक है, मैं तब तक बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। वो इत्मीनान से बोलता हुआ उसका इत्मीनान गारत कर गया था। वो शदीद परेशानी के आलम में काम करती रही। ध्यान का सारा रुख उस शख्स की तरफ था जो बाहर उसके इंतज़ार में बैठा हुआ था। 8 बजते ही वो भागकर अपना सामान समेटती पिछले दरवाजे से बाहर निकली ताकि उसकी नज़रों से बचकर यहाँ से जा सके। मगर उसका सुकून तब गारत हुआ जब अपने फ्लैट के गेट पर पहुँचते ही उसकी आवाज़ अपने अकब से सुनाई दी। तुम शायद भूल गई थी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, वो तंज़ी अंदाज में बोला। और क्यों कर रहे थे? गहरा सांस भरकर वो संजीदगी से बोलती उसकी ओर मुड़ी थी। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही थी? पढ़ाई छोड़ दी है मैंने, वो बगैर किसी तासुर के बोली थी। वजह जान सकता हूँ? मेरी मर्ज़ी, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ आपका मसला नहीं है, सो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, वो तल्खी से बोलती दरवाजे से उसके मुँह पर बंद कर गई थी। वो लब भींचता बंद दरवाजे को घूरने लगा, फिर इर्द गिर्द का जायज़ा लेता अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा था। यहाँ का इलाका देखकर ही वो परेशान हो चुका था कि ना जाने वो यहाँ कैसे रह रही थी। बहुत कोशिश के बाद उसे अंदर जाने का रास्ता मिला। ये वाहिद खिड़की थी जो जाम हो चुकी थी। बामुश्किल खिड़की खोलता वो जंप लगाकर अंदर उतरा था। वो उसे अपने सामने नज़र आ गई, क्योंकि एक ही कमरा और एक छोटी सा लॉन्ज में मुश्तमिल था। जगह जगह से पेंट उतरा हुआ था। घर की हालत बहुत ख़राब थी। कहाँ वो बंगलों में रहने वाली अब कैसे हाल में रह रही थी? जोफ़ी की नज़र उस पर पड़ी तो वो डर कर उछली थी। आप अंदर कैसे आए? वो गुस्से से चीखते हुए बोली थी। सिंपल, जैसे तुम मेरे घर से भागी थी। वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला था तो वो दांत पीस कर रह गई। अब उसे सही मायनों में सारंग की हालत का अंदाज़ा हुआ था। तुम तो मुझे बहुत मोहब्बत करती थी, फिर अब अचानक मैं बुरा क्यों लगने लगा? वो तंज़ी अंदाज में आईब्रो झुकाकर बोला था। मेरी गलती थी सर, मैं अपनी पसंदीदगी को मोहब्बत का नाम दे बैठी थी। वो तल्खी से हंसी। मगर अब मेरी आंखें खुल गई हैं और सर पसंद तो कुछ भी आ जाता है। मैंने आपको बहुत तंग किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। वैसे सज़ा तो मुझे मिल चुकी है, मुझे देख तो लिया है आपने मेरी हालत को। सारंग खामोशी से उसे सुने गया, मगर बोला कुछ नहीं। जोफ़ी उसकी खामोशी से झंझलाने लगी। मुझसे शादी करोगी? हैं? वो हॉकपेन से उसे देखने लगी। मैंने कहा शादी करोगी? मेरी हालत देखने के बाद भी आप ये कह रहे हैं? हैरत है।
और वो आपकी लाहौर लवर कहाँ गई? वो तल्खी से बोली थी, मैं भी तुम्हारी तरह गलती कर बैठा था, प्यार तवज्जो और एहतराम को मोहब्बत समझ बैठा था, लेकिन खैर अब मेरी भी आंखें खुल चुकी हैं। चलो इस वक्त, क्योंकि फिर तुम्हारे कागजात भी बनवाने हैं, हम लोग शादी के बाद पाकिस्तान रहेंगे। उसका हाथ पकड़ते हुआ वो बाहर जाने लगा तो मुड़ा तो बौखलाती अपने हाथ खींच गई थी। अरे अरे, मेरा ख्वाब जवाब तो आपने जाना ज़रूरी नहीं समझा और अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसकी बात सुनता वो उसे कलाई से खींचता अपने करीब कर गया था। क्यों? क्या तुम नहीं करना चाहती थी मुझसे? अब मैं राज़ी हूँ तो ये नखरा क्यों? अपनी तपिश देती सांसों से झुलसता हुआ उसके मज़ीद करीब होता सरगोशी के अंदाज में बोला था। वो उसके नज़दीक करीबी पर कुर्बत पर सुर्ख पड़ती अपना सांस तक रोक गई थी। इसका ये धौंस भरा अंदाज उसे डरा रहा था। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं मोहब्बत नहीं पसंद करती थी आपको। बस इसी वजह से वो हकलाती बामुश्किल फ़िक्र मुकम्मल करती उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, मगर नाकाम रही। तो मोहब्बत ना सही, पसंदीदगी ही सही, मुझे मंजूर है, मोहब्बत भी हो जाएगी। वो तो जैसे सब फैसले किए बैठा था। वो तजबस का शिकार होती सच में सोच में पड़ गई थी। उसे सोच में गुम देखकर वो उसके माथे पर आए बालों की लट पकड़ता हुआ हल्के से खींचकर उसे अपनी तरफ मतवज्जा कर गया। मुझे सोचने का कुछ वक्त दे, उसके गहरी नज़रों से घबरा कर पलकें झुकाती बोली। उसके हिसार में वो नाजुक छुई मुई सी गुड़िया लग रही थी। ठीक है, फिर मेरे साथ चलो, मेरे फ्लैट पर रहोगी तुम, ये जगह तुम्हारे मयार की नहीं है। उसे अपने हिसार से आज़ाद करते हुए बोला था। लेकिन, बस कोई लेकिन वेकिन नहीं, बोलो शादी या फिर तब तक मेरे फ्लैट पर। उसका धौंस भरा अंदाज देखकर वो झुंझलाकर रह गई थी। अब आप मुझसे सारे बदले इस तरह लेंगे? जब मेरे सर पर मेरे माँ बाप का साया तक नहीं रहा, मेरे पीछे कोई नहीं, तो आपको तो मौका मिल गया है, आप जो चाहे मर्जी करेंगे। वो गुस्से में बोली थी तो वो लब भींचकर अपना गुस्सा काबू करने लगा। उसे मालूम था इस वक्त वो एहसास कमतरी का शिकार है। तो कह तो रहा हूँ कि शादी कर लो और आ जाओ मेरे हिसार की छाँव में, फिर मैं ही सब कुछ हूँगा तुम्हारा। उसकी हठधर्मी देखकर वो बेबस होती उसे देखने लगी थी, जो बड़ी फुर्सत से उसे निहार रहा था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बोलती ही वो सिसकते हुए रोने लगी थी। उसकी प्यार भरी धौंस और कुछ अपने दिल के हाथों मजबूर वो आखिर मान ही गई थी। वो भी तो पहले यही चाहती थी, फिर हालात के बदलते रुख की वजह से डर गई थी, मगर अब उसे ये मौका देकर देखना चाहती थी। आपका विलेज बहुत खूबसूरत है सर, वो कार की विंड से इर्द गिर्द का जायज़ा लेती हुई इश्तियाक से बोली तो कार ड्राइव करता सारंग दिल खोलकर हंसा था। अब तो सर बोलना बंद करो जोफ़ी, कितनी बार कह चुका हूँ कि अब अगर तुमने फिर से सर बोला तो मैं इस बार अपने अंदाज में समझाऊंगा। वो उसे घूरते हुए मायने खेजी से बोला था। तो वो गड़बड़ाकर सुर्ख चेहरा फेरे बाहर देखने लग गई। सारंग ना में सर हिलाकर हंस दिया था। उनके निकाह को 1 महीना हो चुका था। वो अपने इस फैसले से बहुत खुश थे। सारंग तो सही मायनों में एहसास हुआ था कि वो इस लड़की को खोने जा रहा था जो उसे दिलो जान से अजीज़ हो चुकी थी। जोफ़ी तो अपनी मोहब्बत पाकर ख़ुद को आसमानों पर महसूस कर रही थी। ये सारंग तो कोई और ही सारंग था जो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। दोनों एक दूसरे की संगत में बहुत खुश थे। आज वो पाकिस्तान आए थे और अब सारंग अपने घर की तरफ रवां था। धड़कते दिल से गेट की बेल बजाने पर कुछ देर बाद ही मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला तो सारंग को देखकर खुशी से बोलना चाहा तो सारंग ने उसे खामोश करवा दिया और जोफ़ी को लिए अंदर आया। जोफ़ी इतनी बड़ी हवेली देखकर दंग रह गई थी जो पुराने तर्ज पर बनी हुई थी। ये तो कोई तारीखी जगह लग रही है सर। जोफ़ी, उप्स, सॉरी। वो उसकी तनबिया करती निगाह को समझती ज़बान दादा तले दबा गई थी। लाउंज में दाखिल होते तो उसे फरिया बेगम और जहांगीर साहब दोनों बैठे हुए नजर आए, मगर उन दोनों की नज़रें उन दोनों पर पड़ते ही वो हैरान और खुशी से मिली जुली कैफियत में फ़ौरन उसे अपनी जगह से उठते उनकी तरफ आए थे। सारंग बेटा तुम यहाँ? फरिया बेगम रोते हुए उससे गले लग गई थी। मुझे माफ़ कर दें अम्मी, मैंने आपको बहुत तंग किया है, और पापा आप भी मुझे माफ़ कर दें। वो फरिया बेगम से अलग होता हुआ जहांगीर साहब के गले लगा तो वो उसको खुद में भीज गए थे। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए यही काफ़ी है बेटा। वो नम आँखें साफ करते हुए खुश होकर बोले, लेकिन जोफ़ी पर नज़र पड़ी तो मज़ीद हैरान और परेशान हुए। ये ओह, इससे मिले, ये मेरी बीवी है जोफ़ी। वो उनसे जोफ़ी का तारुफ करवाते हुए हिचकिचाते हुए बोला था। जोफ़ी तुम्हारी बीवी? पर कैसे? तुम? वो दोनों उलझन आमीज़ निगाहों से देखते हुए बोले थे। जोफ़ी जो अंकल और आंटी को सारंग से माँ बाप के रूप में देखकर शौक में थी, फ़ौरन से फरिया बेगम के गले लगती ज़ोर कतार रोने लगी। जहाँ जहांगीर साहब और फरिया बेगम बौखलाए से, वहीं सारंग भी हौकपन से अपनी बीवी को देखने लगा।
जो आते ही उसके माँ बाप के गले लगी सालों से बिछड़ी हुई उनकी बेटी लग रही थी। अरे ज़ोफ़ी बेटा, क्या हुआ है? और तुम सारंग के साथ कैसे? क्या आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं? वो उनको हैरत भरे अंदाज में देखते हुए बोला। उन सबकी उलझन देखी बढ़ती ही जा रही थी। फिर ज़ोफ़ी ने अपना आप पर काबू पाते हुए धीरे धीरे से उन्हें सब बताया गई। जहांगीर साहब तो गुस्से से पागल होने लगे थे। तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया बेटा? आप लोग तब तक जा चुके अंकल। आपके घर गई तो मगर वहाँ ताला लगा हुआ था। वो अपनी सुर्ख नाक रगड़ते हुए बोली थी। फरिया बेगम ने उसे अपने हिसार में लिए बैठी थी और वक्फे वक्फे से अपनी नम आंखें पोंछ रही थी। आप फिक्र न करें पापा, ज़ोफ़ी को इसका सब कुछ वापस ज़रूर मिलेगा। मैं इसे दिलाकर रहूँगा, वो उनको शांत करते हुए बोला था। खैर सारंग, तुमने एक काम तो बहुत अच्छा किया है। हमारी कितनी ख्वाहिश थी ज़ोफ़ी हमारी बहू बने, मगर ये नामुमकिन लगता था। लेकिन देखो मेरे सब्र का फल कितना खूबसूरत है। वो ज़ोफ़ी का गाल प्यार से चूमते हुए बोली तो वो झेप गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बेगम। मैं सारंग की ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक अच्छे काम से बहुत खुश हुआ हूँ। सारंग उनकी बात सुनता हुआ पहले तो खुश हुआ, मगर फिर बात का मतलब समझते हुए चीख पड़ा। पापा? क्या पापा? इतने बड़े हो गए मगर अकल नाम की भी नहीं। और ज़ोफ़ी सारंग की बनती और दुर्गत पर खिलखिलाकर हंस दी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था सारंग को ये हालत देखकर। पिछले 2 हफ्तों से उसने उसे तंग कर रखा था और वो सुर्ख पड़ती झुंझला जाती थी, तो वो उसकी इस हालत पर खूब मज़ा लेता। दिल खोलकर हंस लो बीवी, एक बार कमरे में चलो, तुम्हें अच्छे से न बताऊंगा। वो उस दिन कान में सरगोशी के अंदाज में मायने खेदी से बोला था, तो उसकी हंसी को फ़ौरन ब्रेक लगी। उसकी तरफ देखते वो मुस्कुराती फरीहा बेगम की तरफ मुतवज्जह हुई, जो उसके कुछ बोल रही थी। उसे एक मुकम्मल फैमिली मिल चुकी थी, एक हंसता बसता घर, माँ बाप और एक मोहब्बत करने वाला शौहर। वो खुदा का जितना शुक्र करती कम थी। क्या मतलब, जो लड़का यहाँ रहता था वो अपनी बीवी को लेकर चला गया? गुल अचंभे से उस औरत की बात सुनती हुई बोली थी, मगर वो तो शादीशुदा नहीं था। देखो लेडी, 1 महीना हुआ था उसकी शादी को। बीवी भी बड़ा प्यारा था, मगर ये कुछ दिन पहले ही बोला उसने कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। अब आगे का मुझे कुछ नहीं मालूम और मेरा वक्त मजीद बर्बाद ना करो। बोलते ही वो ठक से दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर गई थी। वही गुस्सा जब्त कर दी वहाँ से निकली। एक तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। कहाँ गया ये लड़का? वो सख्त कोफ्त का शिकार होती निकली, मगर रोड क्रॉस करने के चक्कर में गाड़ी से टकरा कर दूर जा गिरी। गाड़ी में बैठा जमील नखूस से पीछे मुड़कर देखता, जो फ़ौरन वहाँ से फरार हो गया था। सड़क के दरमियान खून में लथपथ वो ज़िंदगी की सांसें गिन गिन कर लेती तड़पती रही। ख़त्म शुद। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। आपको ये स्टूडेंट और टीचर बेस कैसे लगते हैं? अगर आपको इस तरीके के इस चैनल में और भी नावल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने रिव्यूज़ भी मुझे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के किसी न्यू नावल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।